स्मार्टफोन के मामलों में अगर सैमसंग का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है प्रीमियम क्वालिटी फ्लैगशिप फ़ोन और इनोवेशन। मतलब कुछ ना कुछ नया ये करते ही रहते हैं, जैसे कि सैमसंग का AI हो गया। लेकिन अगर इनके बाकी के फ़ोन की तरफ आप निगाह डालो तो आपके शायद दिमाग में उस फ़ोन का नाम तक ना आए, क्योंकि आपने सोच रखी हुई है कि जो गैलेक्सी सीरीज़ के टॉप नॉच वाले फ़ोन है, टॉप लेवल के फ़ोन है, कि भैया जो S25 हो गया या S25 अल्ट्रा हो गया, तो इस तरीके के फ़ोन ही दिमाग में आते हैं। लेकिन बाकी के फ़ोन क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं इनके? क्योंकि दूसरी कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू कर दिया। अब iQOO की भी बात करोगे ना, वो भी इतने बढ़िया बढ़िया फ़ोन निकाल रहा है जहाँ पर सैमसंग अपनी जगह नहीं बना पा रहा है उन मिड रेंज सेगमेंट के अंदर। और उसका कारण ये है कि इन्होंने अपने जो मिड रेंज के स्मार्टफोन है या एंट्री लेवल के स्मार्टफोन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब ODM को दे रखी है। मतलब कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, मतलब कि कोई और कंपनी इनके लिए स्मार्टफोन बना रही है और इनका लोगो लगा रही है। मतलब हर साल सैमसंग 200 से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करता है, जिसमें 2-3 ही प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन होते हैं, बाकी सारे मिड रेंज वाले होते हैं, जिसके अंदर आप A सीरीज़ ले लो, M सीरीज़ ले लो या F सीरीज़ ले लो, जिसको ODM से ही बनवाया जाता है। इनकी कंपनी का खाली लोगो लगता है, जिसकी वजह से सैमसंग का कंट्रोल छूट रहा है इनकी क्वालिटी के ऊपर। और थोड़ा सा जो प्रोडक्ट की पॉलिश होनी चाहिए या फिर जो एक चीज़ चाहिए, एक स्पार्क चाहिए, वो नहीं निकल कर आ रहा है सैमसंग के उन फ़ोनों के अंदर जो कि इनके प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोनों के अंदर है। क्योंकि वहां पर सैमसंग कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ODM बना के भेज देता है कि ये लो बना दिया तुम्हारा, अब बेचो इसे जाके। जिसकी वजह से कई सारे सैमसंग यूजर्स को एक चीज देखने को मिल जाती है कि उनकी स्क्रीन पर कभी भी ग्रीन लाइन आ जाती है, कभी भी पिंक लाइन आ जाती है। हालांकि रेयर केस है, लेकिन काफी ज्यादा कॉमन हुआ था बीच में, जिसको शायद इन्होंने फिक्स करने की कोशिश की होगी, लेकिन उस तरीके से फिक्स नहीं कर पाए जिस तरीके से OnePlus ने किया। मतलब OnePlus के यूजर्स को जब दिक्कत आई, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मिल रही थी भाई उनको, लेकिन यहाँ पर बात भी नहीं होती है कि उस डिस्प्ले को ही रिप्लेस कर दिया जाए। OnePlus फ़ोन रिप्लेस करने की बातें करता है, ये तो डिस्प्ले रिप्लेस करने की बातें नहीं करते। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं सैमसंग के साथ में। और किस वजह से हुई है? क्योंकि भैया ODM इनके फ़ोन बना रहा है, वही अपडेट दे रहा है, जिसकी वजह से अपडेट भी रेगुलर नहीं रह रही है। और जो अपडेट आती है वो फ़ोनों पर ग्रीन स्क्रीन और पिंक स्क्रीन लेके आ जाती है। और ऊपर से जब इन अपडेट्स के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ जाती है तो उसको फिक्स करने के लिए कोई क्विक अपडेट भी नहीं आती है, जिसकी वजह से, क्योंकि ODM को दे रखा है सारा का सारा काम, अपडेट्स भी आनी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। पहले तो बहुत सही तरीके से अपडेट आ रही थी, लेकिन अब अगर इनके फ्लैगशिप फ़ोन को छोड़ दें तो बाकियों में ये दिक्कत आ रही है कि अपडेट उस तरीके से तेज़ी के साथ में नहीं आ रही है। और ऊपर से जो फ़ोन आते हैं वो ब्लोटवेयर के साथ में भरकर आते हैं और हार्डवेयर का इशू भी कई जगहों पर देखा गया है, जिसकी वजह से ही तो ये ग्रीन और पिंक कलर की लाइन आ जाती है। तो यहाँ पर सैमसंग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपनी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा इन ODM के साथ में, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, जो अपडेट पॉलिसीज़ है, उनको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो फिर तो यूज़र का भरोसा उठेगा और वो दूसरी ब्रांड्स की तरफ में जाना शुरू करेगा। और अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे तो प्रोसेसर को कैसे भूल सकते हैं भैया। ये एक्सोनोस का प्रोसेसर यूज़ करते हैं कई सारे फ़ोन के अंदर, जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वीक आपको देखने को मिलेगा, खासतौर पर इनके 5G मॉडल्स के अंदर जो 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और एक्सोनोस प्रोसेसर होगा उसके अंदर, तो उनको हीटिंग इशू तो मिलेगा ही मिलेगा, बैटरी ड्रेन का भी इशू मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन के आसपास भी नहीं टिकता है एक्सोनस प्रोसेसर, लेकिन सैमसंग यूज़ कर रहा है अभी भी अपने मिड रेंज के मॉडल्स के अंदर। और उन्हीं प्रोसेसर्स की वजह से अगर देखा जाए तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस आनी चाहिए सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर, जिसमें मतलब बंदे ने 30-40 हज़ार रुपये भी खर्च किए, उनको मिल नहीं पाती है। जिसकी वजह से रेकमेंड यही किया जा रहा है कि भैया सैमसंग को अगर गेमिंग इंप्रूव करवानी है तो एटलीस्ट स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर डालने पड़ेंगे। और ऊपर से चलो तुमने 5 साल की अपडेट दे भी दी कि हम तुम्हें अपडेट देते रहेंगे, भैया उस 5 साल तक की अपडेट के लिए प्रोसेसर भी तो उतना जानदार होना चाहिए कि अगले 5 साल तक अपडेट में भी बढ़िया परफॉर्म करता रहे। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर की ज़रूरत है, ना कि एक्सोनोस के वीक प्रोसेसर की। और बात कीजिए अगर कैमरे की, तो भैया कैमरा का तो मुकाबला नहीं है सैमसंग का, लेकिन प्रीमियम और फ्लैगशिप वाले फ़ोनों की बात की जाए तो। लेकिन अगर इनके मिड रेंज के फ़ोनों को पकड़ लोगे तो भैया शायद कोई चाइनीज़ फ़ोन भी उनको ईजिली बीट कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं अपने कैमरा के ऊपर, लेकिन सैमसंग वहाँ पर पिछड़ जाता है वीवो, शाओमी, रियलमी, iQOO जैसी ब्रांड के आगे भी। जबकि नाम सैमसंग है और आपने भी उसी नाम पर भरोसा करके वो फ़ोन लिया है, लेकिन देखो चाइनीज़ फ़ोन उसको बीट कर देते हैं। और ऊपर से सैमसंग अपने मिड रेंज फ़ोन के अंदर भी चार्जर नहीं देता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब अगर
आप दूसरी ब्रांड्स को देखोगे तो वो फ़ोन के साथ में चार्जर भी दे रहे हैं, लेकिन ये चार्जर दे नहीं रहा। और ऊपर से चार्जर की ही बात की जाए तो मतलब इनके चार्जर अगर ले भी लोगे तो मैक्स टू मैक्स अगर इनका सबसे फास्ट चार्जर है ना वो 45 वॉट का यानी कि 45 वॉट का, लेकिन बाकी की ब्रांड्स को देखोगे तो वो चार्जर अगर दे भी रहा है, जैसे वन प्लस की बात करोगे वो चार्जर दे भी देगा ना अगर साथ में, तो वो 50 वॉट से तो ऊपर का ही चार्जर होगा, ऊपर से 100 वॉट तक की चार्जिंग पे सपोर्ट भी कर जाते हैं उनके फ़ोन, तो मतलब अलग से भी चार्जर लेना पड़ सकता है। तो वहाँ पर जो स्पीड भी मिल रही है चार्जिंग की और ऊपर से चार्जर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग चार्जर भी नहीं दे रहा, ऊपर से चार्जिंग की स्पीड भी नहीं दे रहा। जो मैक्स टू मैक्स स्पीड है इनकी वो मैंने बताया 45 वॉट की है, जो कि कुछ भी नहीं है। और मैं सही बताऊँ इनके मिड रेंज के फ़ोन भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा ओवर प्राइस है, क्योंकि ये मार्केटिंग पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, उनकी एड्स पे, स्पॉन्सरशिप पे, इस तरीके से पैसा उड़ाते हैं कि बस ये फ़ोन बिक जाए तो इसकी वजह से पैसा लगा दो इसके ऊपर, चाहे वो फ़ोन कितने का ही हो, कितनी ही वैल्यू रखता हो। लेकिन अगर दूसरी ब्रांड्स को देखोगे तो भैया वो मार्केटिंग उतनी नहीं करते, लेकिन वैल्यू फॉर मनी वाले फ़ोन दे देते हैं और उनके फ़ोन चलते भी हैं। लेकिन लोग क्या है कि ब्रांड की तरफ देख के फ़ोन को ले लेते हैं कि भैया ये सैमसंग का फ़ोन है अच्छा होगा, लेकिन वहीं पर दूसरे फ़ोन ज़्यादा कमाल कर रहे होते हैं, शायद 10-15 हज़ार कम में भी। सो यहाँ पर सैमसंग को ज़रूरत है अपने उन मिड रेंज के फ़ोनों को संभालने की, क्योंकि वो शायद धीरे धीरे इस तरीके से लुटिया डुबो देंगे कि एप्पल की तरह ही ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन ही बनाया करेगा कि ये 1 लाख का फ़ोन, ये 1.5 लाख का, ये 2 लाख का, अब जिसके पास पैसा है वो ले लो। लेकिन अगर मिड रेंज के फ़ोनों को संभालना है तो बजाय एप्पल को ट्रोल करने की कि तुम इनोवेशन नहीं करते, तुम फोल्डेबल फ़ोन नहीं लेके, थोड़ी बहुत इनोवेशन तुम्हें भी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ध्यान तुम्हें भी देना पड़ेगा कि क्या फ़ोन वो बना कर दे रहे हैं ओडीएम वाले। तो अगर उन पर ध्यान नहीं दोगे तो मतलब इसी तरीके की चीज़ें होती रहेंगी, ग्राहक और भी ज़्यादा नाराज़ होता रहेगा और वो दूसरी ब्रांड्स की तरफ निगाह मारने लग जाएगा। और कर भी रहे हैं लोग ऐसा कि भैया 40,000 का फ़ोन वो दे रहा है और 30,000 रुपये में अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये वाला फ़ोन दे रहा है जो कि चाइनीज़ है, और ऊपर से कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी है, गेमिंग भी अच्छी चल रही है। मतलब गेमिंग के मामले में अगर आप देखोगे तो लोग कहेंगे सैमसंग का फ़ोन तो फिर प्रीमियम वाला ही लेना पड़ेगा, इससे बढ़िया ये वाला ले लो। उसने लगा भी रखा है टैग की गेमिंग के मामले में। अगर सैमसंग को देखो तो भैया गेमिंग से उसका लेना देना नहीं, वो कहता है कैमरा बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन उसमें भी अब वो पीछे जाता चला जा रहा है। तो यहाँ पर अब वक्त है सैमसंग को थोड़ा सा ध्यान देने की, वरना ये फिर प्रीमियम सेगमेंट के ही फ़ोन बनाने लग जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। अगर इतने दे ही रखा है दूसरी कंपनियों को कि तुम बनाओ मेरा फ़ोन और स्टिकर लगा देना सैमसंग का।